नमस्कार दोस्तों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका फिर स्वागत। हम वर्णों को पढ़ रहे थे हिंदी भाषा में, तो आज हम हिंदी भाषा के जो व्यंजन वर्ण हैं उन व्यंजन वर्णों को स्वर रहित करना सीखेंगे, जानेंगे कि व्यंजन वर्णों को हम आधा किस प्रकार लिखें, कैसे लिखें। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन वर्ण हैं वो व्यंजन वर्ण सीखते हैं। कोई भी वर्ण, जैसे क वर्ण है, इसके ऊपर जो रेखा खींची जाती है इसे हम शिरोरेखा कहते हैं। और इसी प्रकार जो ख वर्ण लिखते हैं, ख के बाद जो सीधी रेखा खींची जाती है, सीधी रेखा, उसे खड़ी पाई कहा जाता है। तो इसी प्रकार हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा में जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्णों में हम उनको हलंत लिख करके, खड़ी पाई को हटा करके, या फिर व्यंजन वर्णों को स्वर रहित करना किस प्रकार से सीखें। तो देखिए दोस्तों, यानी हिंदी भाषा के अंदर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, जो व्यंजन वर्ण है, कुल व्यंजन जो वर्ण है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी गई है। उन 33 व्यंजन वर्णों में जो वर्ण हैं, ऐसे वर्ण, यानी ऐसे कुल वर्ण कितने हैं जिन पर शिरोरेखा खींची जाती है। शिरोरेखा जो हम सिर के ऊपर खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे शिरोरेखा कहा जाता है। और जो खड़ी पाई, जिस रेखा को हम सीधी खड़ी खींच करके लिखते हैं, उसे हम खड़ी पाई या खड़ी रेखा कहा जाता है। खड़ी रेखा, खड़ी पाई यानी खड़ी पाई। तो दोस्तों, हिंदी भाषा के अंदर हिंदी व्यंजन में, यानी ऐसे वर्ण, हम 4 ही नियमों के माध्यम से हिंदी भाषा में जो व्यंजन वर्ण है उस व्यंजन वर्णों को हम स्वर रहित करना सीखेंगे। हिंदी के जो व्यंजन वर्ण है उन व्यंजन वर्णों को स्वर रहित करना, यानी स्वरों को हम अलग करके किस प्रकार से लिख सकते हैं, उनको हम सीखेंगे 4 ही नियमों के माध्यम से। तो हमारा जो पहला नियम होगा, नियम हमारा यह होगा, यानी वे वर्ण जिनको खड़ी पाई के सहारे लिखते हैं, यानी ऐसे वर्ण, वे वर्ण जिनको हम खड़ी पाई के माध्यम से लिखते हैं और वे खड़ी पाई को लांघ कर आगे की तरफ नहीं जाते, यानी वे वर्ण जो खड़ी पाई यानी इस रेखा को लांघ कर आगे नहीं जाते हैं, यानी ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई को लांघ कर आगे की तरफ नहीं जाते हैं, उन व्यंजन वर्णों को स्वर रहित करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो वे वर्ण जो खड़ी पाई को लांघ कर आगे नहीं जाते हैं उनको आधा लिखने के लिए, आधा लिखने के लिए, अर्थात उनको स्वर रहित करने के लिए, उनको स्वर रहित करने के लिए उनकी खड़ी पाई को हटा देंगे। दोस्तों, ऐसे वर्ण जिनको हम लिखते समय खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं तो उनको स्वर रहित करने के लिए हमें क्या करना होगा? उनकी जो खड़ी पाई है उस खड़ी पाई को हम
हटा देंगे। खड़ी पाई को हटाने के बाद वह व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाएगा। जैसे च, घ, ग, ये जो खड़ी पाई है इसको हम खड़ी पाई कहते हैं। खड़ी पाई को हम हटा देंगे, यानी ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और खड़ी पाई को लांग कर आगे की तरफ नहीं जाते। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कै वर्ण है, कै वर्ण के अंदर जो ये ऊपर जो खींची गई है शिरोरेखा है और जो सीधी रेखा खींची गई है इसे हम खड़ी पाई कहते हैं। तो खड़ी पाई को लांग कर, यानी ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई को लांग कर आगे की ओर नहीं जाते हैं। तो कै जो हमने लिखा है, कै में जो खड़ी पाई है इस खड़ी पाई को लांग कर आगे की ओर चला गया। तो दोस्तों ये खड़ी पाई को लांग कर आगे गया है। अगर इस खड़ी पाई को लांग कर आगे गया या हम इस खड़ी पाई को हटा देंगे तो कै अधूरा नहीं होगा, आधा नहीं लिखा जाएगा। तो ऐसे वर्ण यानी वे वर्ण जिनको लिखते समय यानी खड़ी पाई का हम प्रयोग करते हैं, वे वर्ण जो खड़ी पाई को लांग कर आगे नहीं जाते, यानी खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं, खड़ी पाई को लांग कर आगे की तरफ नहीं जाते हैं, उनको स्वर रहित करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उनको स्वर रहित करने के लिए उनकी खड़ी पाई है उनको हटा देंगे। च में जो खड़ी पाई है उसको हटा देंगे तो च लिखा जाएगा इस प्रकार से स्वर रहित। इसी प्रकार से घ के अंदर जो खड़ी पाई है उस खड़ी पाई को हमें हटा देंगे तो ये स्वर रहित हो जाएगा, यानी ये घ आधा बन जाएगा। इसी प्रकार जो ग वर्ण है उसको भी हम अगर खड़ी पाई को हटा देंगे तो ये ग वर्ण भी स्वर रहित हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे वर्ण कुल कितने हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है? तो ऐसे कुल वर्ण कितने हैं? 22। यानी वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, खड़ी पाई को लांग करके वे आगे की तरफ नहीं जाते हैं, तो उनको आधा करने के लिए उनकी जो खड़ी पाई है उस खड़ी पाई को हमें हटा देंगे। हटाने के बाद वे वर्ण स्वर रहित बन जाएंगे। और ऐसे कुल वर्णों की संख्या कितनी है? ऐसे कुल वर्णों की संख्या 22 है। तो हमारा ये पहला जो नियम है ये कहता है कि ऐसे वर्ण जिनको लांग करके हम आगे की तरफ नहीं जाते हैं, खड़ी पाई को लांग कर आगे नहीं जाते हैं और उनको आधा लिखने के लिए उसकी खड़ी पाई को हम हटा देंगे। तो इस प्रकार हमारा जो प्रथम नियम है ये पूर्ण होगा। इसी प्रकार हम दूसरे नियम को देखते हैं। हमारा जो नियम नंबर 2 होगा यह होगा नियम नंबर 2। हम 22 वर्णों के अलावा जो व्यंजन वर्ण थे 33, उनमें व्यंजन वर्ण जो 33 थे उन 33 व्यंजनों में 22 व्यंजन तो जो खड़ी पाई का प्रयोग होगा, खड़ी पाई का प्रयोग होगा 22 व्यंजनों में, तो खड़ी पाई को हटा करके उसको आधा लिख देंगे। तो दोस्तों ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, खड़ी पाई को लांग करके आगे की तरफ जाते हैं, तो ऐसे वर्ण कितने हैं? उन वर्णों को हम आधा कैसे लिखें? उन व्यंजन वर्णों को हम स्वर रहित किस प्रकार करें? तो ऐसे वर्ण कुल वर्णों की संख्या कितनी है? ऐसे कुल वर्णों की संख्या है 2। और वो 2 वर्ण कौन कौन से हैं? क और फ। ये जो क और फ वर्ण है ये 2 ही वर्ण ऐसे हैं जो खड़ी पाई को लांग कर, यानी ये जो खड़ी पाई है इस खड़ी पाई को लांग कर आगे की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों इस खड़ी पाई के आगे वाला अगर पूरा का पूरा भाग हम हटा दें, अगर पूरा का पूरा भाग हटा दें तो ये व और प व्यंजन वर्ण बनेगा, जबकि हलंत नहीं होगा, आधा नहीं होगा, स्वर रहित नहीं होगा। तो इसको हमें आधा लिखने के लिए क्या करेंगे? जो आगे भाग लिखा हुआ है, खड़ी पाई से आगे जो भाग निकला हुआ है उस निकले हुए भाग को आधा हटाएंगे। उस निकले हुए भाग को हम आधे भाग को हटा देंगे। आधे भाग को हटा करके उस व्यंजन वर्णों को स्वर रहित कर देंगे। तो हमारा जो दूसरा नियम यह है कि वे वर्ण जिनमें खड़ी
पाई का प्रयोग हो और वे खड़ी पाई को लांघ कर आगे की ओर निकले हो तो उन्हें आधा लिखने के लिए, स्वर रहित करने के लिए, उन्हें स्वर रहित करने के लिए आगे जो भाग निकला है, खड़ी पाई से आगे जो भाग निकला है, आगे निकले भाग को आधा हटा देंगे। यानी वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग तो होता है और खड़ी पाई का प्रयोग हो, साथ में वो खड़ी पाई को लांघ कर आगे निकला हो, तो उस भाग को हमें आधे भाग को हटा देंगे। जैसे कै और जो वर्ण है हमारा फै, ये दो ही वर्ण ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, खड़ी पाई को लांघ कर आगे की तरफ निकलते हैं, तो उनको हम स्वर रहित करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, उनको आधा हटा देंगे। जो आगे भाग निकला है उनको आधा हटा देंगे। जैसे कोई शब्द है मुक्त, इस प्रकार से मुक्त, इसमें जो आधा भाग है उसको हम हटाएंगे। तो आधे भाग को हटा करके हम उस वर्णों को, उन वर्णों को, कै वर्ण को और जो फै वर्ण है उनको हमें आधा लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना जो व्यंजन वर्ण है उन व्यंजन वर्णों को स्वर रहित करने के लिए तीसरा जो नियम है उस नियम को हम देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो नियम है, नियम संख्या 3, तीसरा जो नियम यह है कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता ही नहीं, यानी जो 33 व्यंजन है उन 33 व्यंजनों में जो 22 व्यंजन वर्ण है उसमें खड़ी पाई का प्रयोग होगा, खड़ी पाई का प्रयोग होगा उसमें, और जो 2 वर्ण है उसमें खड़ी पाई का प्रयोग होगा पर वे आगे की तरफ लांघ करके नहीं जाएंगे। 2 वर्ण होगा वो लांघ करके, खड़ी पाई को लांघ कर आगे की तरफ नहीं जाते। खड़ी पाई को लांघ कर आगे की तरफ नहीं जाते, ये 22 वर्ण हो गए। 2 वर्ण ऐसे जो खड़ी पाई को लांघ करके आगे की तरफ जाते हैं, कै और फै वर्ण। तीसरा जो नियम ये है उसमें यह है, तीसरे नियम में, कि यानी वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता ही नहीं है, यानी ऐसे वर्ण, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। तो दोस्तों व्यंजन जो वर्ण है 33, उन व्यंजन वर्णों में कुल वर्ण ऐसे कितने हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, तो ऐसे वर्ण 9 वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। यानी वे 9 वर्ण वे कौन कौन से हैं वो देखेंगे। यानी वे वर्ण, अपना जो तीसरा नियम यह है कि ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, तो उसको हम आधा लिखने के लिए, स्वर रहित करने के लिए उसे क्या करेंगे दोस्तों, ये 9 वर्ण कौन कौन से हैं देखते हैं। कै वर्ग का जो पंचम वर्ण है वह है, और उसके बाद चै वर्ग का दूसरा वर्ण छ, और उसके बाद टै वर्ग के 4 वर्ण च, टै, ठै, डै और ढै, ये 4 वर्ण। और उसके बाद तै वर्ग का दै, और उसके बाद रै और है। ये दोस्तों 9 वर्ण ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। ये खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, तो ऐसे वर्ण, कुल वर्ण कितने हैं, 9 वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। तो इन 9 वर्णों को हम किस वर्ण के नाम से जानते हैं। इसमें इस रै को छोड़ दें, एक बार इस रै वर्ण को हम छोड़ दें, तो ये जो 9 वर्ण हैं उनमें से ये जो वर्ण बच गए, इन वर्णों को दोस्तों
गोल वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें गोल वर्ण कहा जाता है। इसे गोल वर्ण कहा जाता है। अब बात ये आती है कि इनमें ये जो वर्ण है ड़, छ, ट, ठ, ड, द, ध, तो द है, इनको गोल वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको लिखने के लिए नीचे से इसे गोल करना पड़ता है। यानी पेन को हम लिखते हैं तो इसे नीचे से हमें गोल करना पड़ता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? गोल वर्ण कहा जाता है। तो इन 9 वर्णों में जो र बच गया, इसे दोस्तों क्या कहेंगे? अगर इनको हम गोल वर्ण कहेंगे तो इस र को हम क्या कहेंगे? इस र वर्ण को हम कहेंगे रेफ वर्ण। जो अगला जो हमारा नियम होगा उस नियम में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इन वर्णों को, जो ये 8 वर्ण बच्चे हैं हमारे पास र को छोड़ करके, इन वर्णों को आधा लिखने के लिए, स्वर रहित करने के लिए इसे हमें क्या करेंगे? इनको स्वर रहित करने के लिए इनके नीचे हलंत लगा देंगे। क्या करेंगे? इनको स्वर रहित करने के लिए इन गोल वर्णों को हमें हलंत लगा करके करेंगे। तो यानी वे वर्ण जिनमें हमारा जो नियम संख्या 3 है वो ये होगा दोस्तों कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग, जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, ऐसे वर्णों की संख्या है कितनी? 9। और उनको आधा करने के लिए, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, उनको आधा करने के लिए, उनको स्वर रहित करने के लिए हम क्या करेंगे? स्वर रहित करने के लिए हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, उनको हम क्या करेंगे? उनको आधा लिखने के लिए, स्वर रहित करने के लिए उनको हमें हलंत कर देंगे। तो यानी ये वर्ण जो बचे हैं उनको हलंत लिख करके हम आधा लिख देंगे। अपना जो अगला जो नियम है, जो रे वाला, रेफ वाला, ये नियम ये कह रहा है 4 नंबर नियम संख्या 4, जो रे बचा है, इस रे को हम क्या कहेंगे? रेफ वर्ण कहेंगे। तो दोस्तों जो रे वर्ण है, उस रे वर्ण को आधा लिखने के लिए हम क्या करेंगे? रे वर्ण की जो प्रतिरूप है, रे वर्ण 4 तरीके से लिखे जाते हैं। यानी रे वर्ण का जो रूप है वो कितने हैं? 4 तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले रे को हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो रे जो इस प्रकार से हम लिखते हैं, इसमें स्वर रहित नहीं है, यह स्वर सहित है। यानी यह स्वर सहित है। कहने का मतलब ये है कि ये स्वर रे पूरा है, पहला तो ये। और इसके बाद हम रे को इस प्रकार से लिखते हैं। यानी कोई भी जो खड़ी पाई है, खड़ा हम जो डंडा लगाते हैं, जो खड़ी रेखा खींचते हैं, खड़ी पाई लगाते हैं, उस खड़ी पाई के नीचे हम रे इस प्रकार से लगाते हैं। इस रे को भी हम आधा इस प्रकार से नहीं लिख सकते, क्योंकि यह भी क्या है? स्वर सहित है, यह भी स्वर सहित है। यानी यह रे पूरा है। एक तो स्थिति यह हो गई, दूसरी स्थिति यह हो गई रे वर्ण की। और जो तीसरी स्थिति दोस्तों यह है कि जिस प्रकार जैसे हम जो गोल वर्ण है, हमारा जो ये गोल वर्ण है, इस गोल वर्ण के नीचे हम इस प्रकार से लिख करके इस रे को लिखते हैं। जैसे हम इस प्रकार से लिख करके लगाते हैं, जैसे ट्रक नाम है अपना ट, और इसके नीचे हम इस प्रकार से रे और क। तो इसके अंदर ट्रक, इसमें जो रे है यह पूरा है। यानी यह जो रे है यह भी स्वर सहित है, यानी स्वर सहित है। यह रे भी पूरा है, जो गोल वर्ण के नीचे लिखा जाता है। यह जो गोल वर्ण होता है, उस गोल वर्ण के नीचे यह रे लिखा जाता है। यानी गोल वर्ण होगा, उस गोल वर्ण के नीचे इस प्रकार से रे लिख देंगे। यह भी हमारा रे स्वर सहित है। यानी ये जो 3 रे हो गई, ये स्वर सहित है, इनको स्वर रहित नहीं कहा जा सकता। जो 4 नंबर पे हमारा आएगा,
ये जो चौथा है, जो किसी वर्ण के शिरोरेखा के जो ऊपर लिखा जाता है, यह जो र है यह स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। तो दोस्तों र वर्ण जो है इनको हम चार तरीके से लिख सकते हैं, जैसे करक, इसमें जो र है यह हलंत है, इसमें जो र है यह हलंत है, ये आधा है, ये स्वर रहित है। तो दोस्तों आज हमने जो व्यंजन वर्ण है उन व्यंजन वर्णों को हमने स्वर रहित करना, स्वर अलग करना, उनमें स्वर निकाल करके उनको आधा किस प्रकार से लिखें उसको हमने सीखा है चार नियमों के माध्यम से। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।